नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिफाई स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है दोस्तों प्रधानमंत्री। दोस्तों जानेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में तथा प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबको हम पढ़ने वाले हैं। जानेंगे दोस्तों प्रधानमंत्री बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए तथा उनको शपथ कौन दिलाता है तथा इनकी शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं। और दोस्तों जानेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है या प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। तो इन सारे फैक्ट्स के बारे में दोस्तों आपको डिटेल से बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं या निर्वाचित होते हैं या मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। दोस्तों याद रखना, कंफ्यूज मत होना, बहुत क्वेश्चन बार बार पूछा जाने वाला है। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, जिसमें दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं संसदीय आम चुनाव के परिणाम के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मूलतः राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री जो होता है वह एक सांसद होता है। लोकसभा के सांसद के चुनाव के जीतने के बाद बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। वर्तमान में आप देख सकते हैं जिस प्रकार से कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो वर्तमान में एक सांसद हैं। तो प्रधानमंत्री मूलतः एक सांसद ही होता है, उसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त करके प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 75 के अनुसार नियुक्त किए जाते हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है या परंपराओं पर आधारित है या संसद द्वारा साधारण विधेयक द्वारा गठित है या उपर्युक्त सभी असत्य हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है। इसका दोस्तों संविधान में, हमारे भारत के संविधान में अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि संविधान द्वारा गठित है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों प्रधानमंत्री वैसे तो लोकसभा में बहुमतधारी दल का नेता होता है। और दोस्तों एक बात और है कि ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री केवल लोकसभा का ही सदस्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री संसद यानी कि राज्यसभा लोकसभा के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। तो याद रखना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, प्रधानमंत्री को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है या राज्यसभा का सदस्य होता है या लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है या राज्यसभा के बहुमत दल का नेता होता है। तो दोस्तों याद रखना, सामान्यतः करा है तो वह लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। वर्तमान में दोस्तों प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा के बहुमत दल के नेता हैं। तो इस प्रकार से याद रखना, प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है। एक बार या दो बार या तीन बार या कितनी ही बार। तो दोस्तों याद रखना, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आप कितनी ही बार नियुक्त हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 बार या 4 बार नियुक्त हो सकते हैं। आप जब तक जीवित हैं तब तक आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कितनी ही बार। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि एक व्यक्ति जो कि कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितना बार भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप जीवित रहने तक प्रधानमंत्री पद पर रह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है। तो दोस्तों लोकसभा का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। तो याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है। तो दोस्तों लोकसभा का नेतृत्व प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है।
तो दोस्तों संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि प्रधानमंत्री। दोस्तों संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। हमारे भारत के संविधान में अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है, जिसमें दोस्तों राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है एवं मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है एवं मंत्रिपरिषद जो होता है किस लिए? तो अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। दोस्तों संवैधानिक रूप से समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ जो हैं वो तो राष्ट्रपति में निहित की गई हैं तथा राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। यानी कि दोस्तों समस्त कार्यपालिका की शक्ति मंत्रिपरिषद में ही निहित होती है। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा कि संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष जो होता है तो वो होता है प्रधानमंत्री। तो यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग दोस्तों, नीति आयोग का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट याद रखना, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री रहता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष रहता है। नीति आयोग दोस्तों भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है, जिसे दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। दोस्तों 1 जनवरी 2015 को यह योजना आयोग के स्थान पर लाया गया। तो नीति आयोग क्या है? तो दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है नीति आयोग का नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। तो नीति आयोग के कार्य क्या हैं? तो दोस्तों आप देख लीजिए नीति आयोग के कार्य क्या हैं। तो दोस्तों यह सरकार का एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, यानी कि थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है सरकार को। जैसे कि दोस्तों उदाहरण में थिंक टैंक क्या है? तो जैसे आर्थिक स्थिति को सुधार लाने के लिए, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आयात पर विचार करने के लिए तथा दोस्तों देश के भीतर सभी नीतियों पर विचार करने के लिए तथा जो साथ ही साथ अन्य देशों के साथ में बेहतरीन तकनीकियों का प्रसार करने तथा नई नीतियों का समावेश करने और विभिन्न विषयों पर आधारित समर्थन से संबंधित जो मामले होते हैं दोस्तों, इन सब के बारे में दोस्तों सभी विषयों पर महत्वपूर्ण बात करना एवं जानना सबके बारे में दोस्तों, इन सब बातों के बारे में नीति आयोग का काम होता है कि सारी स्थितियों पर सुधार करे। तो दोस्तों थिंक टैंक के रूप में यह काम करने वाला एक संस्थान है। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का फुल फॉर्म यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। तो याद रखना निम्न कौन सा होता है? तो उच्च सदन में बहुमत दल का, निम्न सदन में बहुमत दल का, उच्च सदन में अल्पमत या निम्न सदन में अल्पमत। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा निम्न सदन में बहुमत दल। निम्न सदन क्या है दोस्तों? तो लोकसभा का मतलब निम्न सदन होता है एवं राज्यसभा का मतलब उच्च सदन। तो लोकसभा यानी कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो ऐसे जानिए कि निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होना चाहिए। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि तंत्रीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है। वह निम्न में से नेता कहाँ का होता है? तो निम्न सदन में वह बहुमत दल का नेता होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि अनुच्छेद 75 में यह वर्णित किया गया है कि भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। दोस्तों मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में लिखा गया है अनुच्छेद 75 में, जिसमें दोस्तों लिखा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 75 का प्रयोग करते हुए सर्वप्रथम मंत्रिपरिषद का प्रधान जो होता है प्रधानमंत्री होता है। इसकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कर देते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर देते हैं, उसके बाद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों। लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की, जैसे दोस्तों रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, इन सब की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति इन सब की भी नियुक्त करते हैं, लेकिन कि प्रधानमंत्री की सलाह पर। जैसे दोस्तों रक्षा मंत्री तो राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री जैसे
ये अमित शाह, इन सब की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह के बाद में राष्ट्रपति के द्वारा इन सब की नियुक्ति की जाती है। तो याद रखना दोस्तों, अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने के लिए उसकी कम से कम उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। दोस्तों, जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यताएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए एवं उसकी उम्र 25 साल कम से कम होनी चाहिए और वह सरकारी पद न धारण किए हो। जैसे कि दोस्तों, वह सरकारी पद पर अगर होगा, कोई व्यक्ति सरकारी पद धारण किए है तो वह देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। ये सब दोस्तों योग्यताएं होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, कि प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार कम से कम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो भारत का प्रधानमंत्री क्या संसद में दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है? तो इसका दोस्तों सही हो जाएगा, यही पहला सही हो जाएगा ए ऑप्शन, कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए भारत का प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री पद जवाहरलाल नेहरू के बाद में किसने ग्रहण किया? तो दूसरे नंबर पे दोस्तों गुलजारी लाल नंदा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कि गुलजारी लाल नंदा के द्वारा जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया गया था। तो इसका सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है? तो दोस्तों 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो अभी तक पद पर रहते हुए 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई। सबसे पहले दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी अपने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए। दूसरे दोस्तों आए लाल बहादुर शास्त्री, इनकी भी मृत्यु प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए हुई थी। और तीसरे दोस्तों इंदिरा गांधी की मृत्यु प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए हुई थी। तो सी बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, कि 3 लोगों की मृत्यु अभी तक प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालक शक्ति किसके पास होती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी प्रधानमंत्री के पास में संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो प्रधानमंत्री में निहित होती है। दोस्तों केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद का प्रमुख और राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार प्रधानमंत्री ही होता है। याद रखना, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है और वह भारत सरकार के कार्यपालिका का प्रमुख होता है और सरकार के कार्यों के प्रति संसद को यह जवाबदेह भी होता है। तो यानी प्रधानमंत्री, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालक शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री में निवास करती है। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास कहाँ करती है? तो प्रधानमंत्री। तो इसका सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। दोस्तों केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति सही हो जाएगा कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो याद रखना, कोई भी व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह मंत्री कब तक रह सकता है? तो मात्र दोस्तों 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति बिना किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना मंत्री रह सकता है। तो 6 महीने तक। दोस्तों कोई व्यक्ति अगर 6 माह में सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक होता है, यदि कोई व्यक्ति 6 माह के भीतर सदस्यता न ग्रहण कर पाए तो ऐसी स्थिति में उसे मंत्री का पद छोड़ना पड़ता है। या तो वह सदस्य बन जाए किसी भी सदन का, या तो फिर उसे मंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है?
तो दोस्तों मंत्रियों का सही क्रम, तो इसमें दोस्तों घटते क्रम में दिया गया है। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि वरीयता की दृष्टि से तो इसमें कैबिनेट मंत्री बड़े होते हैं, उसके बाद राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री। तो इस प्रकार से दिया गया है। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? तो दोस्तों जिनके हाथों में मंत्रालय होता है, जैसे कि गृह मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय। तो इस समय पर ये जो होते हैं मंत्री, ये सब कैबिनेट मंत्री होते हैं। जैसे कि वित्त मंत्रालय तो निर्मला सीतारमण जी ये इसके मंत्री हैं। तो इस प्रकार से कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री। तो इस प्रकार से इनका वरीयता क्रम होता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत की विवेचना करता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुच्छेद 75 में दिया गया है दोस्तों कि मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 75 में दिया गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, संघीय मंत्री परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% मंत्री परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो इस प्रकार से याद रखना, मंत्री परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या उतनी होगी कि लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15%। जैसे कि दोस्तों हमारे वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545, जिसका 15% लगभग 82 लोगों के आसपास होता है। तो इस प्रकार से मंत्री परिषद में सदस्यों की अधिकतम सीमा लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% होता है। तो इसका बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा हाँ, पर उसे 6 महीनों के भीतर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में भी था दोस्तों, मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। तो हाँ, नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा, नहीं तो उसका पद छीन लिया जाता है। तो इस प्रकार से डी आंसर सही हो जाएगा कि हाँ, पर उसे 6 महीनों के भीतर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में शामिल एकमात्र महिला कौन थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर। दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट है, सरकार में पहली महिला मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी, जिन्हें दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया था। तो दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों कि प्रथम मंत्री परिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री थी, वो थी राजकुमारी अमृत कौर। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन होगा सरदार बलदेव सिंह। दोस्तों सरदार बलदेव सिंह प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री यानी रक्षा मंत्री, प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो दोस्तों सरदार बलदेव सिंह प्रथम रक्षा मंत्री थे। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्रथम रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये कि प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो दोस्तों सरदार बलदेव सिंह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा गृह मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला गया था। तो इसका डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे प्रधानमंत्री से रिलेटेड एवं संसद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ।